हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 जो फरवरी में होने वाला है। उसके लिए आज मॉक टेस्ट 20 बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस। आप ये कोशिश कीजिएगा जब मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की, और फिर उस अप्रोच को देखें जो अप्रोच आपने यूज़ की थी, क्या वही मैंने यूज़ की है। क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको उस अप्रोच से सॉल्व करना है जिस अप्रोच को एग्ज़ाम में लगाया जा सके और हमारा टाइम बचा सके। ठीक है, तो भैया जी टाइम को वेस्ट ना करते हुए सवाल शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल देखेंगे, मैं अपने हाथ से देखूंगा। आसान से सवाल है, फटाफट कर दीजिएगा। 5 घंटियां हैं, सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। 5 घंटियां हैं, सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। 5 घंटियां हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 12, 18, 24, 36, 45 सेकंड में 12, 18, 24, 36 और 45 सेकंड में के अंतराल पर बजती है। ये सेकंड्स में है, तो बताइएगा घंटियां पुनः एक साथ कितने समय पर बजेंगी। तो आप फटाफट कर दीजिएगा इसे, आसान सा सवाल है। सेकंड्स में है तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा। कितना एलसीएम आना चाहिए? 180। देखिए 180 में ये 24 नहीं जाएगा, तो बेटर है 360 ले लीजिएगा। और ये सब सेकंड्स में है तो आप मिनट बना दीजिएगा, तो बटे मार दीजिएगा 60, खत्म कर दीजिएगा। 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 6 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी। 9 बजे लास्ट टाइम बोला गया है कि एक साथ बज रही हैं। 6 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी, तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 96। AM है कि PM है? AM दे रखा है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखें भैया जी क्या कहता है सवाल। SICI का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है। इसमें इस मॉक टेस्ट में जो आपको सवाल दिखेंगे वो ज़्यादातर SSC में आए हुए किसी न किसी एग्जाम के हैं जो आने वाले GD में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, आइएगा। सवाल है कि 80,000 रुपये की राशि, सेकंड है क्वेश्चन, 80,000 रुपये की राशि कह रहा है कि 10% की दर से, दर है 10%, चक्रवर्ती ब्याज लगा हुआ है और इतने रुपए हो जाती है, लगा हुआ है CI, और राशि हो जाती है 117,128, 117,128। तो टाइम बताना है, फटाफट कर दीजिएगा भैया जी आप लोग। 3.5, 4 ईयर्स और 2.5 ईयर्स और ये 2 ईयर्स। देखिएगा जब टाइम दिया हुआ हो, अगर आंसर 2 साल होगा तो स्क्वायर बन रहे होंगे, अगर 3 साल होगा तो क्यूब बन रहे होंगे, और अगर 4 साल होगा तो 4 टाइम्स बन रहे होंगे। लेकिन 3.5 और 2.5 आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि बात यह है कि सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज का आधा, क्वार्टरली, छमाही ये सब नहीं पूछा गया। तो देयर इज ए लेस्ट पॉसिबिलिटी कि 2.5 और 3 आंसर हो। हाइयर पॉसिबिलिटी है कि 2 या 4 होंगे, 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं, तो इसका मतलब क्यूब नहीं बन रहे होंगे। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये दे रखा है 1, 2, 3 और यहाँ ले लें 117,128। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। ठीक है, कोशिश ही कीजिएगा या तो ये स्क्वायर बने या ये क्यूब बने। तो पहली बात तो ये 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है तो यहाँ बन जाएगा 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर 4 बन जाए तो ज़्यादा ठीक है। 8 से इसे भी काट दीजिएगा, क्या बनेगा? 8 एकम 8, कितना बचेगा? 3, 37, 8 चौक 32, और कितना बच गया? 5, 51, 8 छिंग 48, 3, 8 चौक 32, 8 एकम 8, काम हो गया। ये देखिएगा पता ही चल गया है आपको, ये 10 की पावर 4 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 11 की पावर 4। ठीक है, और जब हम ये रेशियो लेंगे इसका 4 साल के लिए तो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। तो 10 का समान 11 में जा रहा है, और वही हमसे कहा था कि एक साल में 10% रेट लग रही है, तो आंसर विल बी 4 ईयर्स। ठीक है, जब भी क्यूब बनता है, ये आपको 4 टाइम्स और क्यूब सबके याद होने चाहिए, मैंने आपको क्लास में भी कई बार याद कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखेंगे तीसरा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देख लीजिएगा भैया जी। तीसरा सवाल ये कहता है कि एक वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, मतलब भोजन पर खर्च कर रहा है 45%। ठीक है भैया जी, और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दे रहा है, तो वृद्ध आश्रम में भी दे रहा है वो भैया जी।
वृद्धाश्रम में दे रहा है 5%। ठीक है, भोजन द्वारा और वृद्धाश्रम पर कुल राशि है 28,500। इन दोनों पर जो कुल राशि खर्च करी है वो करी है उसने 28,500। तो कहने लग रहा है कि एक ही आय क्या होगी। ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, क्या उतारूं। देखो इन दोनों पे जो राशि खर्च करी गई है वो पूछ रहा है, इन दोनों पे कितनी खर्च करी हुई है 50%। इस 50% की वैल्यू है 28,500। कह रहा है कि कुल राशि कितनी रही होगी। कुल का मतलब है 100% कितनी रही होगी। अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100% बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 की कर देता हूँ। 2 की करूंगा तो 28 दूनी 56, 5 दूनी 10, 57,000 रुपये इसका आंसर रहा होगा। बोलते नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गिरो मत भाई, अभी हमारा काम है थोड़ा सा। अगला सवाल है मेंस्ट्रुएशन का, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट करते चले जाइएगा, अप्रोच मैच करते चले जाओ कि क्या हमारी मैच हो रही है कि नहीं, और टाइम सेव कर सकते हो कि नहीं। सवाल करें, 9 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। 9 सेंटीमीटर है त्रिज्या मतलब r, और 15 सेंटीमीटर है ऊंचाई, और ये कोन है, और कोन को पिघलाकर हमारा बनाया गया है बेलन। बेलन बना दिया मतलब सिलेंडर बना दिया, और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो उसका बेलन का व्यास बताना है। व्यास बोले तो डायामीटर। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका वॉल्यूम बराबर उसके वॉल्यूम के। जब ये पिघलाकर वो बनाया गया है, मेटल वेस्ट नहीं हो, तो इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम बराबर रहे होंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई। r² मतलब 9 × 9 और h मतलब 15। बोलते नहीं हो, बराबर। बेलन का क्या होता है पाई r²। की वैल्यू हमें निकालनी है, और इंटू h बोले तो 45। ठीक है, तो भैया जी पाई से पाई खत्म हो गया। 9 से जा रहा है ये 5 बार, 5 से जा रहा है ये 3 बार, 3 से 3 खत्म, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 9, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। यही हमसे पूछा गया था। यही पूछा है क्या? ये पूछा है कि बेलन का व्यास कितना होगा, मतलब डायमीटर पूछा है, तो मतलब इट बिकम्स 6। 2 टाइम्स होता है डायमीटर, 6 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सवाल है। 5वां सवाल करेंगे भैया जी। कह रहा है कि 5 अभाज्य संख्याएं PQRST 5 बनेंगी, 4 बनेंगी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही बनेगी। इनका योगफल है P + Q + R + S और + के T। कौन सा नंबर है? 5वां था ना। हाँ, P + Q + R + S + T, इनका योगफल दे रखा है 482, और P की पावर 5 का मान बताना है। P की पावर 5 का मान बताना है, और आपको कंडीशन दे रखी है सारे ही अभाज्य संख्या, और कंडीशन कुछ इस प्रकार है P Q R S और ये T, ऐसे है कुछ। ठीक है, तो भैया जी ऑप्शन है 243, 232, और कितना दे रखा है 16807, 16807, और मोर देन 1 वैल्यू संभव है, मोर देन 1 वैल्यू। देखिएगा भैया, नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है। प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर एग्जामिनर के हमेशा से ही फेवरेट रहे। आइएगा शुरू करते हैं। 482 दे रखा है हमें, 5 प्राइम नंबर का सम, कंडीशन दे रखी है ये। इस कंडीशन को तो बाद में देखेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, कि सिर्फ एक प्राइम नंबर को अगर मैं छोड़ दूं, एक प्राइम नंबर जो कि पहला होता है 2, इसे छोड़ दूं, तो क्या बाकी के कोई भी ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इवन नंबर होगा? ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं आएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13, और लिस्ट चलती चली जाएगी, लेकिन कोई भी दोबारा से प्राइम नंबर में इवन नंबर नहीं आएगा। और ये दे रखे हैं, इनका सम आ रहा है 482। इसका मतलब अगर मैं किसी एक स्टार्टिंग वाले को छोड़ दूं, बाकी ये सारे हाइयर पॉसिबिलिटी है कि ऑड रहे होंगे। हाइयर क्या, 100% पॉसिबिलिटी है कि ये सारे ऑड रहे होंगे। तो ध्यान से समझें, अगर ये ऑड है, मान लीजिएगा T, तो ये भी ऑड रहा होगा। और हम जानते हैं कि जब 2 ऑड को जोड़ते हैं तो इवन बनता है।
मान लीजिएगा 5 5 को जोड़ेंगे, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, मतलब इवन बन जाएगा। इस इवन में ये वाला जो नंबर रहेगा ऑड, ये वाला ऐड होगा। अगर ऑड प्लस इवन अगर हम करते हैं तो क्या बनता है, मान लीजिए ऑड है 7 और इवन है 4, तो 7 4 कितने होंगे 11, मतलब ऑड ही मिलेगा। ध्यान से समझना बात को, कितनी बढ़िया बात आएगी। फिर उसके बाद ये वाला अगर मैं नंबर लूंगा तो ये भी एक ऑड आएगा, और अगर ये ऑड आएगा और ऑड को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनता है। ऑड और ऑड मतलब ये 13 ले लो और ये 11 ले लो, 13 11 हो गए 24, मतलब इवन नंबर बन गया। यहां तक का डेटा खत्म। ये वाला नंबर आएगा, अब ध्यान से देखना, ये वाला नंबर है मेरे पास ऑलरेडी, इनका सम आया इवन। अगर मुझे इवन ही आंसर लाना है 482, तो देयर इज 100% कि ये पी नंबर इवन ही रखना पड़ेगा, और कोई नंबर आप रख नहीं सकते, क्योंकि इवन प्लस इवन होता है इवन, ऑड नहीं बनता है। अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, तो 6 + 4 10 होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑड हो जाएगा तो ऑड ही आएगा। तो इवन और इवन का सम होता है इवन। तो ये नंबर 100% इवन रहा होगा, और पूरी प्राइम नंबर की सीरीज में एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है। कौन सा होता है, 2। तो इसका मतलब ये p की वैल्यू है वो 2 रही होगी, और यहाँ कंडीशन में देखो p ही सबसे छोटा है, तो इसका मतलब वो 2 रहा होगा। 2 की पावर 5 पूछेगा तो इट इज 32। मोर देन 1 वैल्यू संभव नहीं है, एक ही वैल्यू संभव है जो कि है 2। इस ऑब्जर्वेशन को आप लिख लेना, 2 ऑड नंबर मिलकर एक इवन बनाते हैं, एक इवन और ऑड मिलकर ऑड बनाता है, ऑड और ऑड मिलकर इवन बनाते हैं, इवन प्लस इवन इवन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई सारे सवालों को इसी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। साल 2021 और 22 के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये वाले जो मैंने उठाया है। मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना आपके सामने, तो हमेशा आंसर 2 ही आएगा, 2 की पावर जितनी भी दे रखी होंगी। एक 32 का सवाल है वो मैंने लिस्ट में डलवाया हुआ है, उसका भी आंसर 2 ही आएगा, और बहुत सारे सवाल हैं सबके आंसर 2 ही पॉसिबल है, अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। छठा सवाल करेंगे जी। कह रहा है टाइम एंड वर्क का, बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला, और आपने ये वाले टाइप पढ़े ही होंगे। कह रहा है कि अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एकांतर डे वाला टाइप है। भरत पहले दिन कार्य करता है, एक है अजय और एक है भरत। एकांतर दिनों में भरत पहले दिन काम करता है, भरत पहले दिन काम करता है। कह रहा है कि अजय अकेला 32 दिनों में इस काम को कर सकता है, ये एक स्टेटमेंट गिवन है। दूसरा ये कह रहा है कि यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाए, 8 दिन में पूरा हो जाए अगर ये काम, तो भैया जी भरत अकेला उस काम का 7 गुना कितने दिनों में कर लेगा, उसी काम का 7 गुना अकेला कितने दिनों में कर लेगा भरत। तो भैया जी ऑप्शन है 32/7। आप फटाफट इस सवाल को कीजिएगा। 28/8 इसी साल के पेपर में आया हुआ ये सवाल है एसएससी के, लेकिन ये जीडी में नहीं आया। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। देखो एकांतर दिन है, अकेला ए कर रहा है 32 दिनों में, और दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिनों में। जब एकांतर दिन का मतलब होता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ दिन ये आया होगा, कुछ दिन ये आया होगा, ऑल्टरनेट डेज पाए होंगे। टोटल काम 8 दिनों में हो गया। ई का मतलब ये है कि 4 दिन तो आया होगा ये अब है या जो भी कोई था, और 4 दिन आया होगा ये भरत, अजय था। ठीक है, तभी मिलाकर 8 दिन होगा, क्योंकि एकांतर दिन में ये पूरा काम अकेला ये अजय भी कर देता इतने 32 दिनों में। बात मानते हो कि नहीं मानते? तो भैया जी इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 28A बराबर 4KB। तो A/B की वैल्यू जो आएगी एफिशिएंसी की 4 7 28, तो 1/7। बोलते नहीं, मतलब A की एफिशिएंसी है यहाँ से 1 और B की एफिशिएंसी है यहाँ से 7। ए अकेला किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। 32 एफिशिएंसी से अगर एक दिन काम करेगा, एक एफिशिएंसी से 32 दिन काम करेगा, तो टोटल जो काम होगा वो 32 बन जाएगा। कह रहा है कि उसका 7 गुना काम, मतलब इंटू 7 कर दीजिएगा, वो अकेला करे ये भरत। भरत की एफिशिएंसी कितनी है? 7। 7 से डिवाइड मार दीजिएगा, ये दोनों खत्म। 32 इज योर आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सुंदर है। ये एक बच्चे का एक्चुअली डाउट था
जो मैंने इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है। और ये बात ये भी है कि ये बड़ा ही सुंदर सवालों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर ये सवाल पेपर में आ गया ना, और अगर इसका आपको सॉल्व करने का सही तरीका नहीं जानते हैं, तो ये सवाल कभी पेपर में होगा नहीं। ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो कह रहा है कि 3 घंटे कम लगते हैं। तो रेलगाड़ी की गति बताएं। प्रारंभिक गति पूछी होगी, 30, 50, 23 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा में है। 30, 40, 50 और 23, ऐसे ऑप्शन है ना, 30, 40, 50 और 23। हाँ ऐसे ही। ध्यान समझो, जब स्पीड बढ़ रही हो, टाइम घट रहा हो, तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट या एक मेथड है वृज्ज गुणन का, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आइए देख लेगा। बेसिक से नहीं कराऊंगा क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहे हैं और हमें अप्रोच सीखनी है, वो जो एग्जाम में करानी है। बाकी मॉक टेस्ट तब कराएंगे जब क्लास आएगी। आइएगा जरा देखते हैं। जैसे टाइम इधर स्पीड दे रखी हो बढ़ने की, टाइम दे रखा हो घटने का, या उल्टा हो, स्पीड कम हो रही हो, टाइम बढ़ रहा हो, तो 10 की टेबल पढ़ दो। इधर पढ़ दो 10 की टेबल। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। ये एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसे इधर 3 की टेबल पढ़ दो। 3 की टेबल क्या है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और सोन भी कर सकते हैं। वृज्ज गुणन का मतलब है कि एक की टाइम दूसरे की स्पीड, एक की टाइम दूसरे की स्पीड बनकर 360 किलोमीटर बन जाए, वही पेयरिंग में आंसर होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 12 घंटे को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 या 36 360 किलोमीटर होता है। अगर मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौक 36 360 किलोमीटर होता है आंसर। मतलब जो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है। कह रहा है ट्रेन की मूल गति बतानी है, तो मूल रही होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में वो 10 किलोमीटर बढ़ के 40 किलोमीटर हो गई होगी। अगर पूछा कि बाद की स्पीड बताओ या बढ़ी तो 40 आंसर होता, लेकिन अभी के लिए 30 रहेगा क्योंकि मूल गति पूछी है। बाद में 10 किलोमीटर बढ़ा दी होगी। 10 किलोमीटर बढ़ाई तो देखो पहले 9 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे लग रहे हैं, 12 लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर मिश्रण का। जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, हर चैप्टर से कोशिश की गई है कि एक सवाल तो जरूर उठाया जाए, और जिनके वेटेज प्रीवियस ईयर में जीडी के ज्यादा रहे हैं उनके सवालों की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होगी। थोड़ी का मतलब एक से जगह 2 या 3 आ जाएंगे बस। बाकी ज्यादातर तुम्हें हर एक टॉपिक का अच्छी क्वालिटी का सवाल मिलेगा। सवाल देखिएगा, एक बीकर में एसिड और पानी का रेशियो है 1:x। ये सवाल नंबर था 8वां। एसिड है ये और ये पानी है, इनका रेशियो है 1:x। बोलते नहीं है भैया। कह रहा है कि जब 300 मिलीलीटर मिश्रण में 250 ml पानी मिला दे, मतलब ये दोनों जो है कुल मिलाकर 300 ml रहे होंगे। सही है। इसमें कह रहा है कि 50 ml पानी मिला दे, तो 50 ml इसमें भैया जी पानी मिला दीजिएगा। ऐसा करने पर एसिड और पानी का रेशियो 2:5 बन जाता है। ऐसा करने पर 2:5 बन जाता है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, 2, 1, 3 और 1, 4। ध्यान से समझे मेरे बच्चों, मिश्रण का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है और आजकल ट्रेंडिंग में है ऐसे सवाल। ये 1:x है, ये 300 ml मिश्रण में 50 लीटर पानी और डाला है, मतलब पानी डाला है सिर्फ, तो 2:5 बन गया। तो ये 300 तो पहले ही था, 50 और आ गया, तो कितना हो गया मेरे पास अब 350। ये इसका मतलब मिश्रण 350 है, तो ये 2 है और ये 5 है, टोटल 7 की वैल्यू है वो होगी 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये 50 आ जाएगी। बात मानते हो? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 250। बात मानते हो तो बोलो हाँ। ध्यान से समझना, ये 100 है, ये 250 हो गया। ये 250 कब हुआ है, जब इसमें 50 ml पानी मिला दिया गया है। तो इसका मतलब ये पहले कितना रहा होगा यहाँ पर, तो ये आप कहोगे सर यहाँ पर ये 200 रहा होगा, और क्योंकि ये तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, ये तो एज इट इज था, तो ये तो 100 का 100 ही रहा होगा।
तो 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो काट दूं तो 1 की जगह तो 1 ही आता है और x की जगह कितना आ रहा है 2, तो आंसर रहेगा 2। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 8 हो गए क्या? 8 हो गए। अगला सवाल 9वां है एलिगेशन का बड़ा ही सुंदर और कंफ्यूजिंग करने वाला पेयर। 9वां सवाल देखिएगा, कंफ्यूज कर देता है, जल्दबाजी में बच्चा आंसर भी गलत लगा देता है। 72 रुपए पर केजी और 90 रुपए पर केजी वाली चाय को मिलाया जाता है। तो भैया जी 72 रुपए पर केजी वाली चाय है और यह है 90 रुपए पर केजी वाली चाय। कह रहा है दोनों को मिलाकर 99.6 रुपए पर केजी में बेच देता है। 99 रुपए पर 0.6 पर केजी रुपए पर केजी में बेच देता है और ऐसा करने पर 20% का लाभ भी होता है। ठीक है, ऑप्शन है कि किस अनुपात में मिलाया जाता है। 7 11 11 19 2 और 3 3 और ये 7। ठीक है भैया, ध्यान से देखो भैया, जल्दबाजी में होता यह है कि ये 72 है, ये 90 है, 99.6 और ये वो आंसर लगा देता है। ध्यान से समझना, एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर चलता है। अगर ये प्राइस है उसका 72 का, ये 90 का प्राइस है, लेकिन ये कह रहा है 99.6 रुपए में बेच देता है, तो मतलब ये प्राइस नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस बन गया है। और ऐसा करने पर 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब 5 का सामान 6 में जा रहा है और 6 में जा कितने में रहा है? 99.6 में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 अट्ठे 94। तो अट्ठे थोड़ी है, 18 छिक्का 108, 15 16 बार चला जाएगा, 16 छिक्के 96 3 बचा और 6 छिंग 36 ओहो 16.6। तो 1 की वैल्यू 16.6 है, तो 5 की वैल्यू मतलब सीपी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिएगा 16 पंजे 80 और 5 छक्के 30, तो 80 और 3 हो गए 83। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 83 रही होगी। ये सीपी निकल कर आ गया। तो एलिगेशन जो लगेगा वो 99.6 पे नहीं लगेगा, 83 पर लगेगा, क्योंकि अब ये भी कॉस्ट प्राइस बन गया है। ये ऐसा कर दीजिएगा, हमेशा एलिगेशन सेम क्वांटिटी पर। ये घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और ये घटाएंगे तो कितना बनेगा? 83 और ये 9। कहीं गलत कर दिया क्या? 16 पंजे 80 और 5 छक्के 30, 80 और 3 83 हो गए। तो 90 में से ये 3 का तो 7 ही बचे और ये बचा 72, तो ये 9 बचा ना। 7 9 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। 7 11 है, 83 मैं गलती हटा रहा हूँ, 11 आएगा, 7 11 आएगा, 11 7 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखेंगे सीपी पर काम करेगा। 20% पे जो दिया हुआ है वो लाभ, उससे हम निकालेंगे सीपी। तो 99.6 नहीं तो 83 आएगा। 83 जो आएगा वो सीपी, ये भी दोनों सीपी है। 90 में से 83 गए तो 7 है। यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, एक छोटी होगी। 83 में से 72 जाएंगे तो 11। एक बात ध्यान में रखना, ये जो बीच वाली वैल्यू आती है 1 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10वां सवाल। 10वां सवाल करिएगा भैया जी। कह रहा है कि एक कार ड्राइवर एक कार को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और 35 मीटर की दूरी पर एक बस चल रही है। उसके आगे एक कार है, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया जी, इस स्पीड से चल रही है और कह रहा है कि उसके आगे 35 मीटर की दूरी पर एक बस चल रही है। ओके भैया जी, चलवा दीजिएगा। और कह रहा है कि 15 सेकंड के बाद बस 40 मीटर पीछे हो जाती है। तो इसका मतलब जब 15 सेकंड का समय हुआ तो ये कार कूद के वहां पहुंच गई होगी कहीं, और अब जो डिस्टेंस है ये कार और उसके बीच की 40 मीटर पीछे हो गई है। और ये सारा जो काम हुआ है सिर्फ 15 सेकंड के बीच में हो गया है। तो भैया जी बस की स्पीड बतानी है, बस की गति। आंसर है 74 किलोमीटर प्रति घंटा में ये 52, 62 और 66। ठीक है, बड़ा ही सुंदर सवाल है, ध्यान से समझो। कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बस भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव स्पीड घटती है, ये तो आप बात मानते हो। अच्छा, कार ने बस को पीछे कर दिया है,
कार ने बस को पीछे कर दिया। अगर पीछे कर दिया तो इसका मतलब कार स्पीड की तेज रही होगी, तो कार की 70 है तो बस की कम रही होगी, तो 70 से ऊपर एक ऑप्शन है 74, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तीनों बचे रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं यहां से रिलेटिव स्पीड लिख सकता हूं कि रिलेटिव स्पीड रही होगी कार की स्पीड, तो कार की तो 70 है माइनस बस की स्पीड, और बस की ही कम रहेगी इसलिए माइनस कर रहा हूं। क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में देना, तो इन्हें तो चेंज करना नहीं है, बराबर हमें चेंज करना है उनको। एक बात बताओ, ये 35 मीटर और ये 40 मीटर, कार जो है वो बस से 35 मीटर पीछे थी, लेकिन 15 सेकंड के झलकने में ही वो 40 मीटर आगे हो गई, तो इसका मतलब 15 सेकंड के बीच में ही 35 प्लस 40 75 मीटर की दूरी तय की गई। तो 75 मीटर की दूरी तय करी गई कब? 15 सेकंड में। ये मीटर, ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मतलब ये भी एक स्पीड हो गई, और हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटा पीटी मचाओ भैया जी, 15 पंजे 75, 5 से 5 खत्म, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया 70 माइनस के बी बराबर हो गया 18। तो यहां से बस की स्पीड निकल कर आ गई भैया जी 17 माइनस 18 दैट इज 52 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सवाल हो गए 10, मतलब 50% पड़ाव खत्म हो गया। अब आ जाएगा अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा 11वां। बड़ा ही सुंदर सवाल कह रहा है कि यदि 3 कप प्लेट का मूल्य 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य 3 कप, ये 11वां सवाल, 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य दे रखा है 1080। ओके बेटा, कह रहा है कि 2 कप और 4 प्लेट का मूल्य, 2 कप मतलब 2 कप और 4 प्लेट का मूल्य दे रखा है कितना? 840 रुपए। ठीक, कहने लग रहा है कि एक कप और एक प्लेट का मूल्य का अनुपात बता दीजिएगा, 1:1 और 2:3 और 1:3 और 1:2। देखो भैया, रेशियो का बड़ा आसान सा सवाल है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सवाल को देखते ही ना, जितने भी मुझे देख रहे हैं बच्चे, उसमें से मैं 99% बच्चे कहता हूं कि सब ने क्या करा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारने की कोशिश करी होगी और फिर आंसर निकालने की कोशिश करी होगी, और उससे आंसर आ भी जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एकदम वाहियात तरीका है। मैंने रेशियो की क्लास में चिल्ला कर बताया है कि जब आंसर रेशियो में पूछा हो तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, आप रेशियो पे कैलकुलेशन कर दीजिएगा। अगर मैं रेशियो पे कैलकुलेशन करूंगा तो इसे काट दीजिएगा, 12 निम्मा होते हैं 108, 12 सत्ते होते हैं 184, 184 नहीं 84 खाली, 12 सत्ते 84। 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 कप हो जाएंगे, और 9 की 2 में करेंगे 9 तिया 18 कप हो जाएंगे। इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं 3 कप। क्लास में कई बार बताया क्रॉस मल्टीप्लाई मत किया करो, जब सेम साइन हो तो घटा दिया करो, डिफरेंट साइन हुआ करे तो जोड़ दिया करो। एक बात हो गई। दूसरी बात करेंगे, 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लेट हो गई, 9 की 4 में करेंगे तो 36 प्लेट होंगी, 36 में से 35 गए तो 1 प्लेट आ गई, तो कप अपॉन प्लेट का रेशियो आ गया 1/3 इज योर आंसर। इससे शॉर्ट इसका सॉल्यूशन बन नहीं सकता, वरना नॉर्मली सॉल्व करके देख लेना। ये सवाल को तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहोगे, एमटीएस के पेपर में आया हुआ है, इसलिए बच्चों को टाइम लग जाता है। जब रेशियो में वैल्यू पूछी है तो आप रेशियो में आंसर दो ना, एक्चुअल वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया जी, आपकी स्क्रीन पर कर दीजिएगा फटाफट। कह रहा है भैया, हो सकता है कि हमारे एडिटर साहब पे ये वाला टाइप ना हो, फिर भी हम कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो आप यहां देख लीजिएगा ना। 12वां सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर अपॉन 0.03, 0.0 और 03 का होल स्क्वायर, 0.021 का होल स्क्वायर और 0.00 दो बार 0 आएंगे और 65 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट है यहाँ तक, और इसे थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। भैया स्टेट लेवल के एग्जाम का बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, मतलब फेवरेट है एग्जामिनर का, और घूम फिर के ही आते रहता है। एसएससी में पहले आते थे,
आजकल एसएससी उसमें आते हैं स्टेट एग्जाम के बहुत सारे सवाल में, डीएसएसबी के सवाल पेपर से मैंने ये सवाल उठाया है, जीडी में देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ये सवाल रिपीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस पर बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार एग्जामिनर इसको पूछ रहा है। तो भैया जी मैं आपसे कह रहा हूं, आपको जैसे मर्जी चाहे से सॉल्व कर लो, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं आगे से इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए यही पैटर्न यूज करना है। देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 65, यहाँ 65, मतलब ये वैल्यू कटनी है और 100% कटनी है, बिना कटे होगा ही नहीं, और वहां अंडर रूट लेना है। यहाँ 2 दशमलव बाद, यहाँ भी 2 दशमलव बाद, यहाँ 3 दशमलव बाद, यहाँ 3 दशमलव बाद, यहाँ 3 दशमलव बाद, यहाँ 3 दशमलव बाद, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 ही होना चाहिए था यार, 2 है क्या, 0.065 है, 0.065, 0.21, 0.03, तो ये तो 3 दशमलव बाद हो गया ना, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, नहीं इसको 1 0 काट दो यहाँ से, 0.65, वरना पैटर्न गलत बन जाएगा। एक बात हो गई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये सेम है, तो अगर 2 0 यहाँ एक्स्ट्रा है तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, और इनके एडिशन होने मल्टीप्लाई तो होनी है, तो वो 2 0 बाहर हो जाएंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 बाहर हो जाएंगी, एडिशन होना है तो 3 ही बाहर होंगी, कॉमन करके आ जाएगा। तो सारे पर कैलकुलेशन करने से अच्छा है किसी एक पर कैलकुलेशन कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इस सवाल में से इतना पोर्शन काट दूं, इस पर कोई कैलकुलेशन ना करूं, तो इसके आंसर पे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यहां इस का लेना है अंडर रूट और यहां दोनों पे स्क्वायर है, तो आप जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट भी खत्म हो जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। सवाल बचा सिर्फ इतना सा। अब इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो खस्मा, जीन से 3 खत्म, यहाँ 1 2 3 0 लगेंगी भैया जी, यहाँ 3 0 और यहाँ लगती 2 0, ये तो खत्म, आंसर विल बी 10 इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब भी आए सारा हटा दीजिएगा, अंडर रूट से अंडर रूट खत्म कर दीजिएगा, बस ऊपर और नीचे की आपको दशमलव काउंट करने हैं और बस उतना ही वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है भैया कि 3 बकरियां या 5 भेड़, 13 है ना, हाँ 3 बकरियां या 5 भेड़। देखो ये सवाल मैंने आपको से इसलिए लिया है, बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर को पता होता है कि अगर मैं ए और बी बोलूंगा तो वो ए ले लेगा और वो बी ले लेगा, अगर मैं मोहन और शोहन लूंगा तो वो एम ले लेगा और वो एस ले लेगा, रीता गीता बोलूंगा तो आर ले लेगा, जी ले लेगा। तो वो क्या करता है, आपके माइंड से खिलवाड़ करने के लिए आप टाइम एक्स्ट्रा दें, बकरियां और भेड़ रखिए कि अगर बकरिया को आप बी लिखो तो भेड़ को भी बी लिखना पड़ेगा, मामला खराब हो जाएगा। तो आप, मैंने इसके लिए क्या करा, इसलिए मैंने सवाल इंक्लूड करवाया है। आप क्या ना पीछे वाले अक्षर पे अटैक कीजिएगा, बकरियां, या मतलब 3 वाई लिखो तो ये बकरियां हैं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, वरना पूरी बकरियां लिखोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। और भेड़ मतलब रे आ रहा है तो 5 आर, ये वाई है बकरियां, ये आर है भेड़। 54 दिनों में किसी काम को कर लेती हैं, तो कह रहा है कि 8 बकरियां मतलब 6 वाई और प्लस के 3 भेड़, 3 है क्या, 8 है भेड़, 8 आर, उसी काम को कितने दिनों में करेंगी, 8 10 12 और 15। MDH के टाइप का या वाला बड़ा ही फेमस सवाल है। इसकी डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि जो 54 है वो ऊपर रखिएगा और जो आपको निकालना है वो नीचे रख दीजिएगा, 6 और ये 8, और इन दोनों से डिवाइड मार दीजिएगा, ये 3 है और ये है 5, और इनको कर दीजिएगा प्लस, ठीक है। बस इतना सा करना होता है। 3 से गया ये 2 बार, 5 दूनी 10 और 3 18, तो 54 इंटू 5 कूद के ऊपर और इंटू 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 इज योर आंसर। नेक्स्ट सवाल 14 क्वेश्चन। देखिएगा मॉडरेट लेवल का मैंने मॉक रखा है, ना तो तुम्हें ज्यादा सारे सवाल हार्ड लगेंगे, ना ही ज्यादा मुश्किल लगेंगे, ठीक ठीक से लगेंगे। जैसे भी लगे हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि हमें ये मॉक टेस्ट देकर कैसा महसूस हुआ। आप बताएंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि हर रोज लेकर आऊंगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था मिल गई कि रोज लेकर आ सकें तो रोज लेकर आएंगे, वरना हफ्ते में कोशिश करेंगे 1 2 या 3 दिन तो आ ही सकें, क्योंकि क्लास भी देनी होती है, सेशंस भी हैं, तो देखेंगे कोशिश करके ना। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है, 2 संख्याओं का एलसीएम 12 और एचसीएफ 2 है, तो इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती बताना है। ये है 2, ये है 2 रूट 14, ये है 6 और ये है 2 रूट 6, ठीक है।
भैया इनका मध्यानुपाती बताना, एलसीएम एचसीएफ को मिक्स कर दिया है रेशियो के समानुपात वाले टाइप को। मध्यानुपाती आप जानते हैं 20 से डिनोट होता है और होता है √AC, और यहाँ वो एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं 12/2। बस इतना से बात है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिया हुआ है, सवाल पेपर का ही है। 12 दूनी होता है 24, 24 मतलब 24 का मतलब 2√6, ठीक है, 6 2 दूनी 4 और 6 चक 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए इसलिए मैंने आपको स्लाइड में ही रखवाया था सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, ये भैया जी सवाल आया हुआ है CISF हवलदार वाले पेपर का जो मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार, भूल गया नंबर, शायद 15 था ना या 14 था, पता नहीं, देख लेंगे। 39, 117 और 17 और y का ये आपस में समानुपात है, तो समानुपात का मान ज्ञात कीजिएगा। समानुपात का मान ज्ञात कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप 39/117 बराबर 17/y करें, एकदम वाहियात तरीका होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जो संबंध इन दोनों के आपस में होंगे 39 तिया 117, यही दोनों के संबंध आपस में होंगे 17 तिया 51, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आ जाओ भैया, 15 सवाल हो गए। अब करेंगे हम, ये वाला भी हो गया और ये वाला रह गया है। मेरे हिसाब से 15वां सवाल था, स्लाइड ये कह रही है कि 15वां सवाल था। अब करेंगे हम 15 और 16 की तरफ, ठीक है। ये वाला सवाल करो। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 95,000 रुपये, 16वां सवाल है, आय का 95,000 रुपये, व्यक्ति की आय है 95,000 रुपये और उसका व्यय है 75,000 रुपये, उसका व्यय है 75,000 रुपीज, ठीक है। आय में 15% और व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि और इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40.4 और 40.6 और 40.5 और आ जाएगा 40.8% की वृद्धि। देखिएगा भैया, बड़ा ही सुंदर सवाल है और करके देखिएगा आप। मैं आपको बताता हूं तरीका। हम इसे सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। वैसे मैं MMS मेथड से भी कर सकता हूं, MMS से आप खुद कीजिएगा। अगर आपने MMS मेथड नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। MMS मेथड इन्हीं सवालों को, जो कैलकुलेटिव सवाल हैं, उनको आसान करने के लिए बनाया गया है। एक बार उसे देखना जरूर। मैं इसे एलिगेशन से करूंगा। तो देखिएगा, आप ये जानते होंगे क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से जाएगा ये 19 बार, 5 से जाएगा ये 75 बार, 15 बार, ठीक है, 15 पंजे 75। आप ये जानते होंगे कि व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो इनकी इनकम में होता है। ये आप जानते हैं बात, नहीं जानते तो आप एलिगेशन डिटेल में पढ़िएगा। एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई है, बात मान ली। इनकम में 15% की वृद्धि हुई है, ये भी हमने बात मान ली। ये हमको बताना है सेविंग का, बात मानते हो कि नहीं। और एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर कितनी है मेरे पास 15, ठीक है, और ये टोटल इनकम है 19, उसमें से 15 खर्च हो गए तो बचे कितने मेरे पास, तो आप कहोगे सर 4। तो 15:4 इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। कुछ नहीं, घटा दीजिएगा। 15 में से 5 गए तो कितने बचे, 3 बचे। 15 में से 12 गए तो 3 बचे। 15 और 4 ही आएगा ना, 19 पंजे 95 और 15 पंजे 75। तो भैया मेरे पास यहाँ 4 था, 4 की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। अगर 1 की वैल्यू 3/4 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 तिया 45/4, सही है। अगर 4 आ जाएगी तो ये 12 जो है छोटा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी आएगी 15 से। अगर 15 से बड़ी आएगी तो आप इन्हें जोड़ दीजिएगा, तो 45/4 और प्लस के 15, 15 चौका 60 और 15 कितने हो गए, 95/4। 95/4 से तो आंसर मैच करता है नहीं। हमने क्या गलती कर दी है, कोई हमें बताए। तो हमने गलती कर दी है 19 पंजे 95 और 15 पंजे 75, तो बटेगा 20। 20 से 15 आता है, यहाँ 4 आता, 12% ही हो रहा है क्या वृद्धि। ओहो गलती हो गई भाई, 18 है ना बीच में आंसर, माफ़ कीजिएगा। ये इसे रफ कर दो ना, और इसे भी रफ कर दो, सारे सवाल गलत हो जाता है।
यहाँ ना आय में वृद्धि जो है वो 18% की है। आय में जो वृद्धि है वो 18% की है। ये गलती हो गई थी हमसे, कोई बात नहीं, गलती सुधार दी जाएगी। तो यहाँ भी 18% ही आएगा, ठीक है। और रेशियो आ जाएंगे वही, ये आ जाएगा 15 का और ये आ जाएगा 4 का। 18 में से 12 गए तो कितने बचे? 6 बचेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रेशियो में 4 था, यहाँ वैल्यू आई है 6 की, तो ये 1.5 गुना आ गई। बात मानते हो? ये 1.5 गुना आ गई। 4 से 6 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना रही होगी। तो 15 225, तो आ जाएगा 22.5%। बोलते नहीं, एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगी। ये वैल्यू जो बीच की है ये 18, ये वाली छोटी है 18 से, तो इसका मतलब ये बड़ी आएगी, क्योंकि जो एक वैल्यू जो सेंटर वैल्यू होती है वो एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। 22 और 18 होते हैं 40 और 0.5, तो 40.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे शॉर्ट में ये हो नहीं सकता है। आप जैसे मर्जी चाहे कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन लगेगी। इस पर मैंने एक सेशन बना रखा है एमएमएस के नाम से, एमएमएस मेथड के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे देख लेना। इस पर बेस बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जितने भी पेपर में आए वो सब करा रखा है, बेसिक भी बता रखा है, कैसे लगेगा वो भी बता रखा है। एक बार जरूर देख लेना, ये आपके काम आएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी, यह आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 17, आपकी स्क्रीन पर ये रहा 17 क्वेश्चन। कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% से बढ़ रही है, 3% दर से बढ़ रही है, और भालुओं की वर्तमान जनसंख्या है 21218। तो 2 साल पूर्व भालुओं की संख्या कितनी रही होगी? 2 साल पूर्व, ऑप्शन देख लेना आप। 2 साल के बाद है ना, तो मैंने मान लिया कि आज 100 है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 103। और जब 2 साल की बात होती है तो स्क्वायर कर देते हैं हम, बात को बोलते नहीं हो। अब आप कहोगे सर 103 का स्क्वायर, यार एक बार बताओ, इतना बढ़िया कंपटीशन चल रहा है, हमने स्क्वायर की वीडियो आपको दिखा रखी है, क्लास में भी बहुत बार बता रखी है, निकालने आने चाहिए आपको 103 का स्क्वायर। नहीं, हमने तो क्यूब भी सिखाए। 100 का हो जाएगा 1 2 3 4, और 103 का कितना हो जाएगा? मैंने बता था ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 जोड़ के लिख दो 106, और इस 3 का स्क्वायर लिख दो, 3 तिया 9। बस यही आंसर है। ये 2 साल पहले की थी, ये 2 साल बाद की थी। कह रहा है कि 2 साल बाद हो गई इतनी, तो मुझे खूब अच्छे से दिखाई दे रहा है कि 9 दूनी तो 18 है, 106 दूनी 212 है, तो ये 6 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स है। तो भैया जी ये अगर 1 की भी 2 की यूनिट है, तो इतने की वैल्यू कितनी होगी? 2 के आगे 0 चिपका दीजिएगा, आंसर है। ये 103 का स्क्वायर करिएगा, बाकी चक्कर में मत पड़ो कि सक्सेसिव लगा लो, a+b वाला लगा लो। धीरे धीरे तुम्हें स्क्वायर निकालने आने चाहिए। खूब मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, नहीं तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, देख लेना। शायद अभी वीडियो अपलोड हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 18वां सवाल ये रहा। एक डीलर ने वस्तु पर 72,000 रुपए अधिक अंकित पर 20% की छूट है। नहीं, 72,000 रुपए अंकित मूल्य पर, मतलब 72,000 रुपीज MP है, और इस पर 20% का डिस्काउंट है। ओके बेटा, कह रहा है कि 10% की हानि भी है, 10% का लॉस है। यदि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए कि उसे लाभ 440 रुपए का हो? बड़ा ही सुंदर सवाल है भैया जी। ये लाभ है 440 रुपए का, इट इज नॉट इन परसेंटेज। तो भैया जी क्या बताना? छूट परसेंट बतानी है। 10.5%, 8.5%, 11.5% और 9.5%। ठीक है भैया, आइएगा देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो, हमें 440 रुपए का लाभ बताना है, तो इसका मतलब मुझे पता होनी चाहिए कि CP कितनी है। हमें ये दे रखा है MP और डिस्काउंट और लॉस दे रखा है, तो मैं आपको बहुत ही सुंदर रेशियो बता रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि CP अपॉन MP का रेशियो होता है 100 माइनस D। D कितना है? 20%, तो 100 माइनस D मतलब कितना हो गया? 80%। और या तो प्रॉफिट या लॉस, यहाँ 10% का लॉस होगा, ऐसे तो 100 माइनस L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लास में हमने प्रूव भी करा रखा है। तो भैया जी 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 72,000, ये MP है और ये CP है, तो ये दे रखा है 72,000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8,000, तो यहाँ से CP निकल जाएगी। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 बट्टुम
64,000 रुपये। इसका ना सीपी रही होगी 64,000 रुपये। 64,000 में कह रहा है 440 रुपये का लाभ होना चाहिए, तो भैया जी 440 रुपये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 64,440। बोलते नहीं है भैया जी। और अब ये क्या है मेरे पास, एक्चुअल एसपी, क्योंकि मैंने इसमें लाभ ऐड कर दिया है। ये सीपी थी, 440 रुपये ऐड कर दिए तो ये निकल गया। ये क्या निकल कर आ गया, सेलिंग प्राइस। और अब भी एमपी तो 72,000 रुपये रहना ही है। आंसर देना है मुझे किसमें, परसेंटेज में। तो रियल वैल्यू की कौन जरूरत नहीं है, तो भैया रेशियो ले दीजिएगा। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। एक तो दिखाई दे रहा है, जीरो तो जाएगी, क्या ही काटेंगे यार जीरो का भी, कुछ और कटे तो फायदा भी है। 8 से तो कटेगा ये, 8 से कट जाएगा। 8 से काटो, 8 निम 72, ठीक है। 8 से इसे भी काट दो, 8 बट्टुम 64, ना जाने की जीरो, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। मतलब देखो 9,000 का सामान 8,055 में बिक रहा है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो आप कहोगे सर 45 रुपए का डिस्काउंट है। कितने पर, तो आप कहोगे सर 9,000 रुपए पर। सही काटा है ना, 9,000 रुपए पर। आंसर तो ज्यादा आना चाहिए, 9 पंजे 45 ही हो जाएगा। सही काटा आएगा, 8 बट्टुम 64, ना जाने की जीरो, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40। बिल्कुल सही काटा है हमने। क्या गलती करी है बताओ जरा। हो 55, 8,055, 9,045 से तो डिफरेंस आएगा और इस पर निकलेगा, और इंटू 100 पर कितना, लेकिन आंसर तो आएगा नहीं। खत्म, ये भी खत्म। 45 दूनी 90, 1/2, 0.5 आ गया, जबकि आना चाहिए। ओ एक गड़बड़ हो गई, ये 8,055 ही तो है, 8,055 है मेरे बेटा, तो 945 का आएगा भाई, 945 आएगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा। ये 8,055 है और ये 9,000 रुपये है, तो अभी 45 रुपये में तो बैठेगा वो 8100 तक, और 900 और बाकी है, तो 945 आएगा। अब सही है, तो इसे काट दो, इसे भी काट दो, इसे रहने दो। 0 से तो 0 2 खत्म हो गई, ये 90 है। 9 से काट लो ये 10 बार, और 9 से काट लो, 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45, नीचे 10 है, ऊपर 10 105 है, तो एक 0 चपक जाएगी, 10.5% आपका आंसर आ जाएगा। बोलते नहीं है भैया, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 945 आएगा, क्योंकि 55 ही है। 45 तो सीधे ही सीधे 8100 बनेंगे, 900 और, तो 945, और हमेशा डिस्काउंट परसेंट निकलता है एमपी पर। एमपी बन गई 9,000, तो 100 पर कितना, काटा पीटी कर दो, 10.5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला सवाल देखेंगे। एक और मेंसुरेशन का सवाल है, सवाल नंबर है 19, मतलब हम अपने समापन पर आ गए हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया जी देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर, ये 19वां सवाल है। बेलन है, बेलन का व्यास मतलब डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, मतलब CSA और प्लस के TSA की वैल्यू बतानी है। एंड हियर आर दी ऑप्शन 484 और 308, 176 और 968 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने आप कर लीजिएगा। बेलन ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सवाल को लेने का सिर्फ इतना औचित्य है कि फॉर्मूले हैं, क्योंकि मैंने जीडी के जितने भी पेपर एनालिसिस करे उसमें सब में यही देखा कि मेंसुरेशन का सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहा है, बाकी डीप में नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा CSA कितना होता है, आप जानते हैं सर 2πRh होता है, प्लस का CSA कितना होता है 2πR और H प्लस R, ठीक है। यहाँ से आप 2πR कॉमन ले लीजिएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, और R भी कॉमन ले लो। R की वैल्यू कितनी है, D अगर 14 है तो R कितनी होगी 7 होगी, और अंदर रहने दीजिएगा H की वैल्यू 2 है, और ये H प्लस R, H कितना 2 और R कितना है 7, तो हो जाएगा 9। अरे बोलते नहीं हो, पता चल गई भैया यहाँ से कि 7 से तो 7 खत्म, 11 का मल्टीपल आंसर होगा, 4 4 8, 8 3 11, सारे 11 के मल्टीपल है शायद, 8 9 17 6, सारे 11 के मल्टीपल है, तो कोई बात नहीं। तो 7 2 9, 9 2 11, और कुछ नहीं, फिर तो मल्टीप्लाई कर लो यार, कोई बात नहीं। 22 दूनी 44, इधर में तो मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू 11, 11 चौक 44, 440, 11 चौक 44 और 484 आंसर। क्या यूनिट मैथ करूँ, जरा सी तो थी। सेंटीमीटर स्क्वायर अपने आप कर लेना। नेक्स्ट सवाल,
और आखिरी सवाल आज के मॉक का सवाल नंबर हो जाएगा ये 20 और फिर आपका सवाल खत्म। 20 और ये वाला मॉक खत्म हो गया जी। सवाल नंबर है लास्ट ऑफ दिस फर्स्ट मॉक। बड़ा ही आसान सा सवाल है। 5x माइनस के 2y 5x माइनस के 2y अपॉन और x माइनस के 2y बराबर यह आ जाएगा 9/17। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x अपॉन 13y एंड हियर आर द ऑप्शंस 36/247 और 151/7 13 और है 144/1001 72/421। ठीक है भैया जी। अच्छा 9x/13 की y की वैल्यू पूछी, मतलब x और y की तो चलो जो आएगी, लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आंसर 9 और 13 ऊपर 9 का मल्टीपल नीचे 13 का मल्टीपल होगा। तो 9 चौक 36 13 दूनी 26 13 कम 13 13 निम्न 117 ये है, ये भी 13 का है, ये भी 9 का है, ये 9 का है। 13 3 39 और 2 3 ये वाला तो नहीं है 13 का, तो ये तो आंसर नहीं है। ये 9 का नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या पता ऊपर 13 का मल्टीपल हो कट जाए, तो हो सकते हैं आंसर, वैसे होंगे नहीं है। ये दोनों हायर पॉसिबिलिटी, लेकिन तब मुश्किल सवाल भी नहीं है, आप फटाफट कर दीजिएगा। 17 की 5 में मारो 17 पंजे 85, 9 की 1 में मारो 9, 85 में से 9 घटा दो तो कितने बचेंगे 76x बराबर। सेम साइन होते तो घटेगा, डिफरेंट साइन होगा तो जुड़ जाएगा। 17 की 2 में मारो 17 दूनी 34, 9 की 2 में मारो 18, 18 में से ये गए तो कितने बचे 16y, 16 दूनी 32 और ये 34। x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी, 4 से कट रहे हैं 4 चौक 16, 4 से गया 19 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 13। पूछ रहा है 9x और 13y की मान, मतलब यहाँ 9 होना चाहिए यहाँ 13 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ 9 की मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36, एक ही ऑप्शन है, बाकी फिर तो ये भी कट गया। यहाँ 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 निम्मा 117 यूनिट डिजिट आएगी 7, यही आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आपके अननेसेसरी स्टेप बढ़ जाएंगे। कितनी बार कहा है 17 की 5 में करो 17 पंजे 85, 9 की x में करो 85 में से 9 घटा दो। अगर सेम साइन है, डिफरेंट साइन हो तो जोड़ के लिख देना, इधर x का लिखो इधर y का लिखो, डायरेक्ट रेशियो निकालो। ठीक है भैया जी, इसी के साथ ये वाला आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। 20 सवाल मैंने आपको करा दिए जीडी के लिए। उम्मीद है आपको सारे सवाल पसंद आए होंगे। सबके वही अप्रोच बताई है जो एग्जाम में यूज की जा सकती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कौन सा सवाल आपको सबसे बढ़िया लगा, किसका सॉल्यूशन अच्छा लगा, कुछ भी आपके मन में कोई बात हो तो एक बार जरूर बताना। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट तो बताना ही बताना है। ठीक है, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जरूरी नहीं है कि हम रोज लेकर आए, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 दिन या 2 तो कम से कम तो लेने आने की कोशिश मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर आप जो इस पिक्चर को देख रहे हैं ये हमारे ऑफलाइन बैच की फोटो है। अगर आप चाहें हमारा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है तो आप ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको डिटेल पहुंच जाएगी। मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों ही बैच हैं, अर्थमेटिक के भी और एडवांस के भी। ठीक है, चलिएगा भैया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।